हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 और 3 फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। ये सीरीज हमारी जो चल रही है इसके बारे में डेली आपको बताता हूं कि यहां से आपको प्रीलिम्स के फैक्ट मिल जाते हैं और मेंस का इंपॉर्टेंट डाटा मिल जाता है जो प्रमुख पत्र पत्रिकाओं विभिन्न वेबसाइटों पर आधारित है, जैसे पीआईबी, दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, एएनआई, डीडी न्यूज, आकाशवाणी से ली जाती खबरें यहां पर समाहित करके आपके समक्ष प्रस्तुत की जाती है। बजट और आर्थिक समीक्षा आ चुका है। हमारी पूरी टीम पूरा एनालिसिस करके एक सीक्वेंस से सारी चीजें अरेंज कर रही है। जैसे ही पूरा टीम वर्क कंप्लीट हो जाता है उसके बाद बजट और आर्थिक समीक्षा भी हम आपके बीच लेकर आएंगे। और यहां पर जो पत्र पत्रिकाओं में रही विभिन्न खबरें हैं, जैसे 2 फरवरी को वीडियो नहीं आया था, 2 फरवरी को वीडियो ना आने के पीछे रीजन ये था कि सारी खबरें जो थी वो बजट से ही भरी हुई थी। न्यूज़पेपर में पूरा न्यूज़पेपर बजट से कवर किया हुआ था और बजट पे हमारी टीम अलग से काम कर रही। इस वजह से 2 और 3 तारीख का वीडियो आज यहीं पर 3 तारीख में जो इंपॉर्टेंट खबरें थी 2 तारीख की वो और 3 तारीख वाली जो खबरें हैं उन सभी को यहां पर समाहित किया गया इस वीडियो में। चलिए बात करते हैं अपने इस वीडियो में इंपॉर्टेंट जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं। और खबरों पे बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट क्या है? नव्य धारा बैच, जो नव्य धारा बैच है ना आरओ के लिए, उस पे एक कूपन आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको आज मिल रहा है छूट। नव्य वसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर आपको 15% का छूट मिल रहा है। ठीक है, 15% का छूट मिल रहा है। आप जाइए, इस कोर्स को आप परचेज करना चाहते हैं तो आप आज आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप जाइए, 15% ऑफ मिल रहा है। 999, ठीक है, प्राइस कितना है? 999 प्राइस है। आज के दिन आपको ये मिल जाएगा नव्य धारा बैच। ठीक है, तो यहां पर आप जाइए, आप जाके एनरोल कर सकते हैं। और हमारा बैच 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। लगातार आपको बैच मिलता रहेगा, उसमें आपको क्विज मिलेंगे, वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में पूरा कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। साथ ही साथ 5 फुल लेंथ टेस्ट दिए जा रहे हैं। क्विक रिवीजन सीरीज उसमें कराई जाएगी वीडियो लेक्चर के माध्यम से। और डेली क्विज आपके होंगे जो क्लास पर आधारित क्विज होगा। साथ ही साथ क्लास पीडीएफ और क्लास नोट्स भी दिए जा रहे हैं। तो इतनी सारी चीजें नव्य धारा बैच में दी जा रही है। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां पर एक कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, कोई क्वेरी है आपकी तो वहां पे जाके आप पूछ सकते हैं, सारी डिटेल जान सकते हैं। और हमारे ऐप पर भी जाके आप विजिट कर सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी ऐप पर और वेबसाइट पर मिल जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दिवस से। अब यहां पर 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। ठीक है, तो ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया? 2 फरवरी को मनाया गया। और इसी के साथ साथ जो 3 फरवरी का दिन है ये भी आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेशनल मिसिंग पर्सन डे। नेशनल मिसिंग पर्सन डे, जो लोग खो गए हैं ना, लापता हो गए हैं, उनको समर्पित एक दिवस है। तो 3 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नेशनल मिसिंग पर्सन डे कब मनाया जाता है? 3 फरवरी को मनाया जाता है। अब आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी महत्वपूर्ण खबरों पे। तो महत्वपूर्ण खबरों में सबसे पहले देख लेते हैं आयोजन, किस चीज का आयोजन होने वाला है। ठीक है, और यहां पर पिक्टोरियल फॉर्म में आप देख सकते हैं भारत टेक्स्ट 2025 का आयोजन किया जाने वाला है। और इसका जो थीम है, थीम क्या है? टेक्सटाइल फैशन सस्टेनेबिलिटी, इसका थीम है, याद रखना। ठीक है, परीक्षा में आपसे पूछ ले थीम क्या है? टेक्सटाइल फैशन सस्टेनेबिलिटी, भारत टेक्स्ट 2025 का थीम है। और इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा? 14 से 17 फरवरी के बीच में। 14 टू 17 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा भारत मंडपम नई दिल्ली में। ठीक है, तो इतनी चीजें आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भारत टेक्स से इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो भारत टेक्स, जो भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन है उसके द्वारा, और साथ ही साथ जो कपड़ा मंत्रालय है, ठीक है, वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इसका थीम याद रखना, टेक्सटाइल फैशन सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, अगली खबर क्या है? यहां पर देखें तो इंडिया क्लाइमेट वीक। अब इंडिया क्लाइमेट वीक भी सेलिब्रेट किया जाएगा। कब? आज से स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर देखा जाए तो फरवरी 3 से 7 के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। नई दिल्ली में ही इसका आयोजन होगा। तो 3 फरवरी से 7 फरवरी 2025 के बीच में इंडिया क्लाइमेट वीक सेलिब्रेट किया जाएगा। और इसका थीम क्या है? इसका थीम है एम्पावर एक्ट इंस्पायर। ठीक है, थीम याद रखना, इंडिया क्लाइमेट वीक का थीम क्या है? एम्पावर एक्ट और इंस्पायर। कहां पर इसका आयोजन किया जाएगा? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। नई दिल्ली, एक सेकंड, ये 2 आयोजन है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर एक खास बात और, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो ग्रुप कैप्टन है इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ये
जो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है ना, वहां पर जाने वाले ये पहले भारतीय बनेंगे। और जो एक्सियोम 4 मिशन के अंतर्गत ये जाएंगे, कौन से मिशन, एक्सियोम 4 मिशन के अंतर्गत इनको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। और एक्सियोम 4 मिशन जो है एक कंपनी है एक्सियोम, अमेरिकी कंपनी है एक्सियोम, तो उसी के अंतर्गत नासा के द्वारा संचालित ये मिशन है एक्सियोम 4 मिशन। और इसी मिशन में शुभांशु शुक्ला जा रहे हैं अंतरिक्ष स्टेशन पर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर। और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय व्यक्ति हैं। और जो हमारा गगनयान मिशन होने वाला है ना, फ्यूचर में जो हम गगनयान मिशन करेंगे, उसके लिए महत्वपूर्ण जो शोध है और एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर शुभांशु शुक्ला जी गेन करेंगे। तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है शुभांशु शुक्ला का नाम। और इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने आपको बताया एक्सियोम 4 मिशन के बारे में एक 2 मिनट करंट न्यूज के अंतर्गत बहुत डिटेल वीडियो आया था, तो वहां पे मैंने आपको सारी चीज बताई थी एक्सियोम 4 मिशन के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि जो शुभांशु शुक्ला है इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से, कमेंट में बताइएगा। अब यहाँ पर एक किताब है, किताब का नाम क्या है, इंडियन रेनेसांस द मोदी डेकेड, ठीक है। अब इस किताब की लेखिका कौन है, ठीक है, संपादक कौन है, तो बात कर ले ऐश्वर्या पंडित, ठीक है। ऐश्वर्या पंडित जो है ये संपादक है, यहाँ पर लेखक है इसकी। इस किताब से रिलेटेड कुछ चीजें जान लेते हैं। विमोचन स्थान, इसका विमोचन कहां पर किया गया, NDMC कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में इसका विमोचन किया गया। संपादक कौन है, ऐश्वर्या पंडित संपादक है। प्रकाशक कौन है, तो वेस्टलैंड नॉन फिक्शन, इसके प्रकाशन मतलब वेस्टलैंड नॉन फिक्शन जो है प्रकाशक है इसके। पुस्तक की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, ये पुस्तक जो है आप यहां पर देख सकते हैं। तो इस पुस्तक की विशेषता क्या क्या है, पुस्तक में देखें तो इस पुस्तक में 27 प्रतिष्ठित लेखकों द्वारा दिए गए जो निबंध है उनको शामिल किया गया। जो 27 प्रतिष्ठित लेखक है उनके द्वारा भारत के परिप्रेक्ष्य में लिखे गए निबंधों को संकलित किया गया है। यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 से 2024 के कार्यकाल के गहन विश्लेषण को प्रस्तुत करती है। इसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलावों को भी दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये किताब आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, जब भी आप RO या UPPCS का PYQ देखेंगे तो वहां पर अक्सर आपको ये दिखेगा कि बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, करंट अफेयर वाले भी परीक्षा में पूछे जाते रहे। तो जो भी इंपॉर्टेंट किताबें होती हैं, नई किताबें होती हैं और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको इन्हीं वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड करती रहेंगी, ठीक है। चलिए अगली खबर क्या है, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप, ठीक है। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप जैसा आप जानते हैं गत विजेता भारत इस बार फिर से जीत गया है। तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं उनको देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारतीय टीम बनी चैंपियन, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारतीय टीम बनी है चैंपियन। अब यहां पर बात करें तो भारतीय महिला टीम ने कुआलालंपुर में फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर अपना ICC अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब बरकरार रखा है, ठीक है। ये मैच जो हुआ था, मतलब जो अंडर 19 महिला T20 विश्व कप खेला जा रहा था, ये कहां पर खेला जा रहा था, मलेशिया के कुआलालंपुर में खेला जा रहा था। और यहां पर किसको हराया, दक्षिण अफ्रीका को हराया है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बात करें तो फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका की महिलाओं को 20 ओवर में 82 रन पर ऑल आउट कर दिया। भारतीय टीम ने जो दक्षिण अफ्रीका की टीम थी उसको 82 रन पर ही ऑल आउट कर दिया, ठीक है। जवाब में भारतीय टीम ने 11.2 ओवर में 11.2 ओवर में लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल की, जिसमें गोगांडी त्रिशा ने नाबाद 44 रन और सनिका चालके ने नाबाद 26 रन बनाए। इससे पहले भारत 2023 में भी इस एडिशन को जीत चुका है, यानी कि जो ये विश्व कप था अंडर 19 T20 विश्व कप, ठीक है, तो इसको भारत जीत चुका है पहले। इसके जो पहले एडिशन हुआ था वो कब हुआ था, 2023 में हुआ था। 2023 में भारत जीत चुका था और इस बार फिर से जीत गया है। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो सारे पॉइंट यहाँ पर समाहित किए गए हैं, ठीक है। चलिए अगली खबर देखें, ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए नामित भारतीय कौन है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए नामित भारतीय, इनके बारे में जान लेते हैं। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर बात करें तो राजस्थान के अलवर जिले के राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक मोहम्मद इमरान खान मेवाती, क्या नाम है इनका, मोहम्मद इमरान खान मेवाती को ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के शीर्ष 10 फाइनलिस्ट में शामिल किया गया है, ठीक है। यानी कि ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए जो नॉमिनेट किए गए उनमें से 10 फाइनलिस्ट में इनका नाम शामिल किया गया है। और इनका नाम इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, मोहम्मद इमरान खान मेवाती इनका नाम है। और ये कहां से है, तो ये अलवर जिले के राजकीय संस्कृत माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं। यहाँ पर एक खास बात ये याद रखिए कि यह पुरस्कार शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को सम्मानित करता है। और इसकी इनामी राशि कितनी है, $1 मिलियन,
जो इसको जो अवार्ड है, ठीक है, जो यहाँ पर आप देखेंगे ग्लोबल टीचर प्राइज 2025, ये जो जीतेगा ना उसको $1 मिलियन का अवार्ड दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो ये मोहम्मद इमरान खान मेवाती हैं, इनकी खास बात ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर जो देखा जाए कोविड-19 के आसपास इन्होंने लगभग 50 से ज्यादा ऐप का विकास किया, ठीक है, इन्होंने लगभग 50 से ज्यादा कोविड के आसपास, कोविड टाइम में 50 से ज्यादा ऐप का विकास किया, और साथ ही साथ अब तक देखा जाए तो एजुकेशन की शिक्षा के क्षेत्र में 100 से अधिक ऐप ये विकसित कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोविड के टाइम में ही 50 ऐप इन्होंने विकसित कर दिया था शिक्षा के लिए, और लगभग 50 देशों में इनके ऐप संचालित होते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। अब यहाँ पर खास पॉइंट अगला देखते हैं, ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के विजेता की घोषणा जो होगी वो कब की जाएगी, तो 11 से 13 फरवरी के बीच दुबई में होने वाले वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये घोषणा होगी ये कहाँ पर की जाएगी, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो दुबई में आयोजित होने वाला है, कब आयोजित होगा ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। 11 से 13 फरवरी के बीच में आयोजित किया जाएगा, और यहीं पर जो ये ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 है वो अवार्ड प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो चीजें पता चली, एक तो भारत की ओर से कौन है ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए नॉमिनी, नाम इनका क्या है, मोहम्मद इमरान खान मेवाती नाम हो गया। कितना प्राइस दिया जाएगा, $1 मिलियन का प्राइस दिया जाएगा, ठीक है। किस लिए ये फेमस है, ठीक है, तो ये किस लिए फेमस है, इन्होंने बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बहुमूल्य योगदान दिया है। 50 से ज्यादा देशों में इनके 100 से ज्यादा ऐप अभी संचालित किए जा रहे हैं। कहां से है ये, राजस्थान के अलवर जिले से इनका संबंध है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि जो ये अवार्ड है वो कहां पर दिया जाएगा, दुबई में दिया जाएगा। किस दौरान दिया जाएगा, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो आयोजित किया जाएगा, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान इसको प्रदान किया जाएगा, ठीक है। आगे देखें, ओंकोसेरकेसिस यानी कि जो रिवर ब्लाइंडनेस है खत्म करने वाला अफ्रीकी देश बना नाइजर, पहला अफ्रीकी देश बन गया है नाइजर। अब इसके बारे में जान लेते हैं। नाइजर अफ्रीका का पहला देश बन गया है जिसने ओंकोसेरकेसिस जो है बीमारी है, रिवर ब्लाइंडनेस इसको कहते हैं, इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नाइजर की इस उपलब्धि को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान की है, ठीक है। तो याद रखना, जो ये रिवर ब्लाइंडनेस है, रिवर ब्लाइंडनेस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन है, परीक्षा में आपसे पूछे तो वो है नाइजर। अब यहाँ पर नाइजर की आप लोकेशन देख लीजिए, ये है नाइजर, जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये है नाइजर। और नाइजर की राजधानी क्या है, नियामे इसकी राजधानी है। और अगर हम बात करें जो इसकी सीमाएं बनती हैं, ठीक है, तो सीमाएं किन किन देशों से लग रही है, ऊपर आप देखेंगे ये है नाइजर। नाइजर की सीमा लगती है लीबिया से, ठीक है, अल्जीरिया से, माली से, बुर्किना फासो से, बेनिन से, नाइजर से और चाड से। इतने देश हैं जिनसे नाइजीरिया की सीमा लगती है। और लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन जो होते हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर आप जाने रहिए। और इसकी राजधानी क्या है, नियामी, ठीक है। और जो ये नाइजर नाम पड़ा ना, ये नाइजर नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा है, नाइजर देश, ठीक है। अब यहां पर जान लेते हैं जो ये रिवर ब्लाइंडनेस है ये है क्या। रिवर ब्लाइंडनेस जो होता है यह परजीवी रोग है। कौन सा रोग है, परजीवी रोग है जो ओंकोसेरका वेल्वुलस नामक फाइलेरिया वर्म के कारण होता है। किसके कारण होता है, यहां पर आप देख सकते हैं, ओंकोसेरका वेल्वुलस नामक एक फाइलेरिया होता है, वर्म होता है, उसके कारण होता है। संक्रमित ब्लैक फ्लाई यानी कि काली मक्खी के काटने से ये फैलता है। रोग के कारण त्वचा में खुजली, जलन, घाव, दृष्टिहीनता और अंधापन हो सकता है, ठीक है। तो ये रोग आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहां पर देखा जाए खास बात एक और है कि अब तक किन 5 देशों ने ओंकोरोसिस को, जो ओंकोसेरकेसिस है, इसको समाप्त हुआ है, किन 5 देशों में समाप्त हुआ है, तो ये 5 देश है। इन 5 देश का नाम देख लीजिए जहां पर रिवर ब्लाइंडनेस को पूरी तरीके से समाप्त घोषित कर दिया गया है। अभी हाल ही में कहां पर हुआ है, नाइजर में हुआ है, अफ्रीकी देश है, 2024 में। यहां पर कोलंबिया में कब घोषित किया गया था, 2013 में घोषित कर दिया गया था कोलंबिया को इससे मुक्त। इक्वाडोर 2014 में, ग्वाटेमाला 2016 में और मेक्सिको 2017 में, ठीक है। तो यहाँ पर ये देश दे रखे हैं और वहां पर जो रिवर ब्लाइंडनेस है वो कब खत्म हुआ उसके बारे में डेट दे रखी है। अगली खबर देखें, बीसीसीआई अवार्ड 2023-24 के विजेता। अब यहां पर देखिए, मैंने आपको सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बारे में बता दिया था, साथ ही साथ पाली उमरीगर अवार्ड के बारे में बता दिया था। लेकिन यहाँ पर कुछ अवार्डों को और जानेंगे जो बीसीसीआई अवार्ड्स के द्वारा प्रदान किए गए, वार्षिक रूप से जो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं उनमें प्रदान किए गए। खास बात क्या है, यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बारे में एक बार फिर से चर्चा कर लेंगे।
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को दिया गया है, 31वें सम्मानित खिलाड़ी यानी कि सचिन तेंदुलकर जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पाने वाले 31वें खिलाड़ी हैं। बीसीसीआई ने 1994 में यह पुरस्कार कर्नल सीके नायडू के सम्मान में शुरू किया था। ठीक है, आगे देखें, पाली उमरीगर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए दिया जाता है पाली उमरीगर अवार्ड। मेंस में देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह को दिया है बीसीसीआई ने, और विमेंस में देखा जाए तो स्मृति मंधाना को दिया है। आगे देखें, कुछ अन्य पुरस्कार देख लेते हैं बीसीसीआई के द्वारा ही प्रदान किया गया है अपने वार्षिक समारोह में। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर का अवार्ड किसको दिया गया है? मेंस में बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया जसप्रीत बुमराह को। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन्स में किसको दिया गया है? स्मृति मंधाना को दिया गया है। बीसीसीआई स्पेशल अवार्ड किसको दिया गया है? तो बीसीसीआई स्पेशल अवार्ड जो है ये रविचंद्रन अश्विन को प्रदान किया गया है। किसको? रविचंद्रन अश्विन को प्रदान किया गया है। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू मेंस किसको प्रदान किया गया? सरफराज खान को। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू विमेन्स किसको दिया गया है? आशा शोभना को दिया गया है। वहीं पर हम बात करें ओडीआई में सर्वाधिक रन के लिए किसको अवार्ड दिया गया है? स्मृति मंधाना को दिया गया है। ओडीआई में सर्वाधिक विकेट के लिए किसको दिया गया है? दीप्ति शर्मा को अवार्ड दिया गया है। बेस्ट डोमेस्टिक क्रिकेटर का अवार्ड तनुषा कोटियान को दिया गया है, और बेस्ट डोमेस्टिक एम्पायर का अक्षय टोटरे जो है इनको प्रदान किया गया। तो ये है बीसीसीआई के अन्य अवार्ड। ठीक है, बीसीसीआई के अवार्ड है जो प्रदान किए गए और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आगे देखें, भारतीय रेलवे का स्वरेल सुपर ऐप, एक ऐप भारतीय रेलवे के द्वारा विकसित किया गया, इसका नाम है स्वरेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध हो जाएगी जल्द ही। देखिए, भारतीय रेलवे ने स्वरेल सुपर ऐप का बीटा संस्करण लॉन्च किया है, जिसका सार्वजनिक लॉन्च परीक्षणों के बाद किया जाएगा। ठीक है, अभी लॉन्च किया गया है जो इसका बीटा संस्करण है स्वरेल ऐप का, इसका बीटा संस्करण लॉन्च कर दिया गया है। सार्वजनिक परीक्षण होने के बाद इसको लॉन्च किया जाएगा पूरी तरीके से। अब इस ऐप की विशेषता क्या है? जो स्वरेल सुपर ऐप की मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। सिंगल साइन इन, सभी रेलवे सेवाओं तक एक ही लॉगिन में आप पहुंच सकते हैं, ये इसकी विशेषता है। ऑल इन वन ऐप है, यहाँ पर टिकट बुकिंग हो जाएगा, आरक्षित अनारक्षित दोनों प्रकार के टिकट बुकिंग हो जाएंगे। पीएनआर स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, ट्रेन की लाइव स्टेटस चेक कर लेंगे, भोजन ऑर्डरिंग, पार्सल बुकिंग, शिकायत प्रबंधन, सब कुछ इसी ऐप पर हो जाएगा। रिजर्वेशन और अनरिजर्वेशन टिकट के बारे में बात कर रहे हैं तो एक ही ऐप से सामान्य और तत्काल टिकट बुकिंग की सुविधा भी यही इसी ऐप पर उपलब्ध हो जाएगी। यानी कि अब जैसे आप तत्काल टिकट चाहते हैं, काउंटर पे जाने की जरूरत नहीं है, स्वरेल ऐप से ही टिकट बुक कर सकते हैं आप। आसान लॉगिन, एम पिन और बायोमेट्रिक लॉगिन का विकल्प भी दिया गया है। आर वॉलेट सुविधा यहां पर दी गई है। टिकट बुकिंग के लिए स्वतः लिंक, जिससे भुगतान प्रक्रिया आसान होगी। ठीक है, तो यहां पर इतनी विशेषताएं हैं स्वरेल ऐप का। आइए अपने अगली खबर पे चलते हैं। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त नवीन चावला का निधन हो गया है। ये है नवीन चावला जी, इनका निधन हो गया है, और इनसे संबंधित जो पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकता है देख लेते हैं। भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवीन चावला का 79 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। नवीन चावला के बारे में एक संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो इनका कार्यकाल जो था वो 20 अप्रैल 2009 से 29 जुलाई 2010 तक इनका कार्यकाल था। और प्रमुख योगदान क्या है? जो 2009 में लोकसभा के चुनाव हुए थे ना, वो इन्हीं के कार्यकाल में हुए थे। तो याद रखना, जो इनका प्रमुख योगदान था कि 2009 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, आम चुनाव मतलब, लोकसभा चुनाव जो हुए थे वो इन्हीं के कार्यकाल में हुए थे। ठीक है, आगे देखें, कथाकार इंटरनेशनल स्टोरी टेलर्स फेस्टिवल, ये है हमारी अगली खबर। देख लेते हैं इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहां पर मैं आपको फिर से बताता हूं, न्यूज जो हमारी आती है वीडियो, वो शाम को इसलिए आती है कि दिन भर की जो खबरें रहती है ना, उन सबको कंपाइल करके तब हम शाम को लेकर आते हैं। आपको जैसे मॉर्निंग में वीडियो लेकर आएंगे तो वीडियो जो होगा ना, वो दिन की खबरें जो होंगी वो पिछले दिन की होंगी, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि दिन भर जो घटित हुआ वो शाम को, उसी शाम को आपके सामने डिलीवर हो जाए। ठीक है, तो यहां पर देखें, कथाकार इंटरनेशनल स्टोरी टेलर्स फेस्टिवल जो है निजामुद्दीन स्थित सुंदर नर्सरी में आयोजित 3 दिवसीय कथाकार इंटरनेशनल स्टोरी टेलर फेस्टिवल 2 फरवरी 2025 को समापन हो गया। यह किस्से, कहानी, बातचीत और संगीत विशेषताओं वाले वार्षिक उत्सव का 18वां संस्करण था। यानी कि जो कथाकार इंटरनेशनल स्टोरी टेलर्स फेस्टिवल था, इस बार कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो ये जो संस्करण था 18वां संस्करण था। इसका आयोजन जो हुआ था नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, कहां पर? नई दिल्ली में।
आगे बात करें, इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय व दिल्ली पर्यटन विभाग के सहयोग से किया गया था। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कथाकार इंटरनेशनल स्टोरी टेलर्स फेस्टिवल का आयोजन किसके द्वारा, किसके सहयोग से किया गया था, तो संस्कृति मंत्रालय और दिल्ली पर्यटन विभाग के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है नाम कि किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगली खबर देखें, दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। अब दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर आइए जान लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशितिले ने बोचासनवासी, कहां पे, बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्थान के बहुसांस्कृतिक केंद्र और मंदिर के प्रथम चरण का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो यहां पर नाम याद रखना, बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्थान के बहुउद्देशीय सांस्कृतिक केंद्र और मंदिर है ये, और ये देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ठीक है, और इसका उद्घाटन किया है किसने, जो दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति है उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आगे बात कर ले, इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भक्तों के लिए खुल गया है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं यह है दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो दर्शनार्थियों के लिए, भक्तों के लिए खुल चुका है, और इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। याद रखना, आपको यह बताना है कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है, कमेंट में बताना। देखो बीच बीच में जब मैं वीडियो में आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं ना, तो कोशिश किया करिए कि उसका उत्तर जरूर लिखा करिए। आगे देखें, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का भारत यात्रा, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में, उनकी भारत यात्रा होने वाली है। कब होगी ये, 4 से 8 फरवरी तक इनकी यात्रा है, यानी कि 4 दिवसीय यात्रा पर यार है। यहाँ पर देखें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फिलमोन यांग, क्या नाम है इनका, फिलेमोन यांग इनका नाम है। ये 4 से 8 फरवरी तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में उनकी देश की यह पहली यात्रा है। ठीक है, 79वें जो सत्र है UNGA का, उसके अध्यक्ष के रूप में देखा जाए तो उनकी पहली भारत यात्रा है। ठीक, आगे देखें, अमेरिकी गोल्फर ओली स्नाइडरजन्स, ठीक है, ओली स्नाइडरजन्स जो है, इन्होंने जीत लिया है DLF गोल्फ एंड कंट्री क्लब द्वारा आयोजित एशियाई टूर का इंटरनेशनल सीरीज। जो एशियाई टूर का इंटरनेशनल सीरीज है वो इन्होंने जीत लिया है, इंडियन चैंपियनशिप। और वहीं देखा जाए तो एशियाई टूर का इंटरनेशनल सीरीज इंडिया में ब्रायसन डेनचेनब्यू को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये नाम याद रखना, थोड़ा सा नाम जो है वो ट्रिकी सा है, अजीब सा है, ओली स्नाइडरजन्स। ठीक है, और ये कहाँ के हैं ये याद रखना, कहाँ की गोल्फर है, ये गोल्फर है, गोल्फ से इनका संबंध है, ये अमेरिका के खिलाड़ी है। ठीक है, चलो अगली खबर देखें। आईफा अवार्ड से संबंधित आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है आईफा अवार्ड। यहाँ से आपके परीक्षाओं के प्रश्न जो है वो पूछे जाते रहे। फिल्म पुरस्कार जो होते हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते रहे। तो आईफा अवार्ड में लापता लेडीज व भूल भुलैया 3 को मिले सर्वाधिक नामांकन। देख लेते हैं क्या है खास बात। अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2024 में किरण राव के निर्देशन में बनी लापता लेडीज 9 नामांकन के साथ शीर्ष स्थान पर है। यानी कि जो लापता लेडीज है इसको 9 नॉमिनेशन इसको प्राप्त हुए हैं, जबकि अनीस बज़मी निर्देशित भूल भुलैया 3, ठीक है, भूल भुलैया 3 के निर्देशक कौन है याद रखना, अनीस बज़मी इसके निर्देशक हैं। और अमर कौशिक की स्त्री 2 सरकटे का आतंक, मूवी का नाम क्या था, स्त्री 2 सरकटे का आतंक, इसके निर्देशक कौन थे, अमर कौशिक थे। इनको क्रमशः 7 और 6 नामांकन के साथ दूसरे व तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले स्थान पर कौन है, लापता लेडीज। और किस प्रोडक्शन के तहत ये मूवी बनी थी, तो ये आमिर खान प्रोडक्शन के तहत ये मूवी बनी थी, और इसके निर्देशक कौन थी, किरण राव इसकी निर्देशक थी। ठीक है, आगे बात कर ले। जयपुर में 8-9 मार्च को आईफा अवार्ड समारोह में रजन जयंती संस्करण के दौरान इसका आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ पर खास बात क्या हो जाती है, जो आईफा अवार्ड है ना, आईफा अवार्ड, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा, जयपुर में किया जाएगा। कब किया जाएगा, 8 से 9 मार्च के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमने आईफा अवार्ड के बारे में चर्चा कर ली। आगे देखें, तेलंगाना की आबादी में पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी सबसे अधिक। जो तेलंगाना की आबादी है, अब इसकी बात मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ, जातिगत जनगणना के रिपोर्ट आए हैं तेलंगाना में। ठीक है, प्रस्तुत कर दिए गए हैं जातिगत जनगणना के, उसका जो डाटा है वो देख लेते हैं, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तेलंगाना में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को छोड़कर अन्य पिछड़े वर्गों की आबादी 46.25% है। यानी कि अगर जो आप मुस्लिम अल्पसंख्यकों को छोड़ दें तो अन्य पिछड़े वर्ग जो है उनकी आबादी कितनी है, 46.25% है, जो राज्य की कुल
3.70 करोड़ जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा है। राज्य में जातिगत आधार पर कराए गए सर्वेक्षण से यह जानकारी मिली, यानी कि जो जातिगत जनगणना हुई थी उसके आधार पर यह डाटा यहाँ पर दिया गया है। जनसंख्या के प्रतिशत के संदर्भ में पिछड़ी जातियों के बाद अनुसूचित जाति, यानी कि सबसे ज्यादा जो है 46.25% जो है वो पिछड़ी जातियां हैं। उसके बाद देखा जाए जो अनुसूचित जातियां यानी कि एससी जो है वो कितनी परसेंटेज उनकी है, तो एससी की परसेंटेज है 17.43%। मुसलमानों में पिछड़ी, इस एक सेकंड, जो यहाँ पर अनुसूचित जाति है एससी है वो 17.43%। अनुसूचित जनजातियों के बारे में बात कर ले तो अनुसूचित जनजाति यहाँ पर देखें तो 10.45%, और मुसलमानों में जो पिछड़ा वर्ग है, मुसलमानों में पिछड़ा वर्ग वहां पर देखें तो 10.8%, 08%, तथा अन्य जातियों, ठीक है, अन्य जातियां कौन सी हैं, अन्य जातियों में जो अन्य बची हुई जातियां हैं उनमें देखा जाए तो 13.31% हिस्सा है। मुसलमानों में पिछड़ी जातियां जो है वो 2.48% शामिल है। तो यहाँ पर यह है जातिगत जनगणना के आंकड़े। अब जातिगत जनगणना के आंकड़े आपको याद करना जरूरी नहीं है, खाली ये याद रखिए कि शीर्ष पर जो पिछड़ी जातियां हैं, पिछड़ी जातियों की आबादी सबसे अधिक है तेलंगाना में, कितना परसेंट है, परसेंटेज याद रखना बस। ये डाटा मैंने इसलिए लिख दिया है, यहाँ पर न्यूज़पेपर में आया हुआ था और किसी तरह घुमाना चाहे तो इस वजह से आप ये भी एक बार देख सकते हैं। खास पॉइंट यहाँ पर यह है आपके लिए, बिहार के बाद जातिगत सर्वेक्षण के आंकड़े जारी करने वाला तेलंगाना दूसरा राज्य बन गया है। यानी कि जो जातिगत जनगणना थी उसकी शुरुआत बिहार के द्वारा की गई। बिहार पहला राज्य था जिसने जातिगत जनगणना की थी, और जातिगत जनगणना करने के बाद देखा जाए तो जो तेलंगाना है ये जातिगत जनगणना करने वाला और उसके आंकड़े जारी करने वाला दूसरा राज्य बन गया था। कर्नाटक ने भी जातिवार जनगणना कराई है लेकिन अभी इसके आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए, यानी कि जो तीसरा राज्य है वो कौन सा है, कर्नाटक है। करा लिया है जनगणना लेकिन अभी उसके आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए, तो पहला दूसरा तीसरा आपको पता चल गया। अगली खबर देखें, ऑपरेशन 11। क्या है ये ऑपरेशन 11? जैसा कि आप सब जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में हो गई थी भगदड़। अब भगदड़ के दौरान जो मिसमैनेजमेंट हुआ या जो कुछ भी हुआ उस चीज को दोबारा ऐसी चीजें ना दोहराई जाए, इसके लिए ऑपरेशन 11 लॉन्च किया गया, और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य परीक्षा में भीड़ प्रबंधन से रिलेटेड कोई प्रश्न आपसे पूछा जाए तो वैल्यू एडेड मटेरियल की तरह आप ऑपरेशन 11 को मेंशन करिएगा। साथ ही साथ इंटरव्यू में अगर जो मिसमैनेजमेंट या भीड़ प्रबंधन जो होती है, भीड़ प्रबंधन से ही समझ लीजिए कि भीड़ प्रबंधन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो वहां पर भी ऑपरेशन 11 का जिक्र कर सकते हैं। अब इसका संचालन कहां पर किया जाएगा, तो ये महाकुंभ मेला क्षेत्र में इसका संचालन किया जाएगा। उद्देश्य क्या है, तो ऑपरेशन 11 से क्राउड मैनेजमेंट यानी कि भीड़ का प्रबंधन होगा। विशेषता क्या है कि भीड़ को जो ये विशेषता है, ये ऑपरेशन 11 की मुख्य विशेषता यही है कि भीड़ को ज्यादा देर तक मेला क्षेत्र में ना रुकने देने व घाट लगातार खाली कराने पर जोर दिया जाएगा। इसके तहत इस चीज पर फोकस किया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो घाट पर जैसे संगम नोच था, लोग यही सोचते थे कि हम संगम पे ही स्नान करेंगे, ठीक है, तो संगम पे स्नान करने के कारण ही ये जो भगदड़ बची, जो प्रथम दृष्टया निकल के आया तो यही था कि लोग संगम पे स्नान करने के लिए ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, इसी वजह से ऐसे दुर्घटना हुई थी। तो इसी वजह से संगम का जो घाट है उसको जल्दी जल्दी खाली कराने के उद्देश्य से ही ऑपरेशन 11 लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और ये यूपी पुलिस के द्वारा और जो फोर्स है उसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। आगे देखें, विज्ञान में विश्वास करने वालों में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर, यानी कि विज्ञान में जैसे जो साइंस है ना, साइंस पर विश्वास करने के मामले में देखा जाए तो भारत जो है ये मिस्र के बाद दूसरे स्थान पर है पूरी दुनिया में। जर्नल एक है नेचर ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, नेचर ह्यूमन बिहेवियर, नेचर एक पत्रिका है और नेचर पत्रिका के अंतर्गत देखा जाए तो जर्नल नेचर ह्यूमन बिहेवियर में प्रकाशित विश्लेषण के आधार पर 68 देशों में किए गए एक शोध सर्वेक्षण में बताया गया है कि विज्ञान में लोगों की विश्वास करने के मामले में मिस्र के बाद भारत का दूसरा स्थान है। यानी कि साइंस में यहाँ भारत में लोग ज्यादा विश्वास करते हैं। अन्य देशों अमेरिका और अन्य देशों न्यूजीलैंड वगैरह की अपेक्षा अगर जो देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा कहाँ विश्वास करते हैं साइंस में, मिस्र में विश्वास करते हैं। मिस्र का पहला स्थान है और भारत का दूसरा स्थान है। विज्ञानियों पर लोगों के भरोसे के मामले में ऑस्ट्रेलिया जो है इसका 5वां स्थान है, ऑस्ट्रेलिया का 5वां स्थान है, बांग्लादेश का 6वां स्थान है, ठीक है, जबकि न्यूजीलैंड का 9वां स्थान है और अमेरिका जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है उसका 12वां स्थान है। यानी कि वहां के लोग जो है 68 देशों में देखा जाए तो भारत के लोग दूसरे स्थान पर है जो साइंस में ज्यादा विश्वास करते हैं, अमेरिका के लोग 12वें नंबर पर है जो ज्यादा विश्वास करते हैं। देख लेते हैं, यह सर्वेक्षण महामारी के बाद किया गया जिसमें लगभग 72,000 लोगों को शामिल किया गया था। शोधकर्ताओं के मुताबिक
अधिकांश प्रतिभागियों ने विज्ञानियों को योग्य, मतलब जो अधिकांश प्रतिभागी थे उन्होंने माना कि विज्ञानी, कितने परसेंट लोगों ने माना कि विज्ञानी जो होते हैं, वैज्ञानिक जो होते हैं वो योग्य होते हैं? 78% लोगों ने माना कि वैज्ञानिक जो होते हैं वो योग्य होते हैं। ईमानदार कितने लोगों ने माना? तो 57% लोगों ने माना कि ईमानदार होते हैं। और लोगों की भलाई के बारे में चिंतित होते जो वैज्ञानिक होते हैं, ऐसा कितने लोगों ने माना? तो 56% लोगों ने माना। जो 68 देशों में सर्वे किया गया था उसमें देखा जाए तो 56% लोगों ने माना कि जो वैज्ञानिक होते हैं वो लोगों की भलाई के बारे में चिंतित होते हैं। ठीक है, तो ये था जो नेचर ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, नेचर ह्यूमन बिहेवियर का जो विश्लेषण था उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से हो सकता है महत्वपूर्ण पॉइंट, वो सारे यहाँ पर डिस्कस किए गए। अगली खबर देखें, भारत जलवायु सप्ताह 3 फरवरी से शुरू हुआ, मतलब 3 फरवरी से होगा इसका आगाज। आज से इसका आगाज हो गया है। मैंने स्टार्टिंग में भारत टैक्स के बाद में इसी के बारे में बताया था। यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है। कार्बन मार्केट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कार्बन मार्केट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से पहला भारतीय जलवायु सप्ताह, ठीक है, पहला भारतीय जलवायु सप्ताह 2025 का सम्मेलन किया जाएगा। यह नई दिल्ली में स्थित एक निजी होटल में सोमवार से शुरू होगा, जो कि 7 फरवरी तक चलेगा। यानी कि 3 फरवरी से स्टार्ट होगा और 7 फरवरी तक चलता रहेगा। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? तो कार्बन मार्केट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, कार्बन मार्केट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा इंडिया क्लाइमेट वीक का आयोजन किया जा रहा है। थीम क्या है? एम्पावर, एक्ट, इंस्पायर इसका थीम है। विषय याद रखना, एम्पावर, एक्ट और इंस्पायर इसका थीम है। कब आयोजन किया जा रहा है? 3 से 7 फरवरी के बीच में। कहां पर? नई दिल्ली में। देख लेते हैं। इसका उद्देश्य जलवायु कार्रवाई के लिए विश्व को एकजुट करना, कार्बन बाजारों के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, कार्बन बाजार के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देना है। भारत में अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा सुरक्षा और नेट जीरो लक्ष्यों को ध्यान पर केंद्रित किया जाएगा। COP29 के बाद जलवायु पर केंद्रित यह पहला बड़ा सम्मेलन है। यानी कि COP29 हुआ था, उसके बाद देखा जाए तो जलवायु पर केंद्रित दूसरा सबसे बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है ये। इसमें जलवायु कार्रवाई, नवाचार, सहयोग के लिए आगे बढ़ने सहित कई विषयों को शामिल किया गया है। साथ ही टिकाऊ और नेट जीरो भविष्य की खोज में दुनिया भर के हितधारकों को प्रेरित करने का प्रयास भी किया गया इसके अंतर्गत। ठीक है, आगे देखें। अगली खबर है, मध्य प्रदेश में बनेगा सफेद बाघों का प्रजनन केंद्र। जो मध्य प्रदेश है वहां पर सफेद बाघों के लिए एक प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा। देख लेते हैं क्या खास खबर है, क्या पॉइंट्स है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश में सफेद बाघों के लिए प्रजनन सेंटर बनाने की मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के मुताबिक रीवा के गोविंदगढ़ में प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहां पर स्थापित किया जाएगा, यह आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। रीवा के गोविंदगढ़ में सफेद बाघों के लिए प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसकी मंजूरी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण जो है इसके द्वारा प्रदान कर दी गई है। यह परियोजना पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नजरिए के प्रति मध्य प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट जो था आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और एनवायरमेंट से रिलेटेड पॉइंट है, इस वजह से ये परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखें, विश्व चैंपियन गुकेश को हराकर प्रज्ञानंद बने विजेता। ठीक है, कहां पर बने विजेता देख लेते हैं। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने 2 फरवरी 2025 को नीदरलैंड के विजिक ऑन जी, ठीक है, विजिक ऑन जी में एक रोमांचक ट्राई ब्रेकर में विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराकर टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब जीत लिया है। किसका खिताब जीता, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है इस बार? तो डी गुकेश ने जीता है। किसको प्रज्ञानंद ने जीता है, आर प्रज्ञानंद ने जीता है। यहां पर आप देख सकते हैं किसको पराजित किया, तो डी गुकेश को, जो विश्व चैंपियन बने हैं डी गुकेश, उनको पराजित किया। ठीक है, इस दौरान प्रज्ञानंद ने इतिहास रच डाला। क्या इतिहास रचा? इस साल 2006 में विश्वनाथन आनंद के बाद टाटा में शीर्ष पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। यानी कि 2006 में विश्वनाथन आनंद ने जीता था, उसके बाद देखा जाए तो प्रज्ञानंद जो है ये दूसरे भारतीय बन गए हैं टाटा स्टील मास्टर का खिताब जीतने वाले। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आपकी परीक्षा में बन सकता है, क्योंकि देखा जाए तो 2006 के बाद कोई भारतीय है जिसने ये अवार्ड जीता है। अगली खबर क्या है, हर कंठ में भारत कार्यक्रम का शुभारंभ। अब ये कार्यक्रम है एक हर कंठ में भारत, ये कार्यक्रम आकाशवाणी का कार्यक्रम है और इससे रिलेटेड जो पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं देख लेते हैं। 2 फरवरी 2025 को आकाशवाणी के प्रसारण केंद्र स्थित पंडित रविशंकर संगीत स्टूडियो में एक विशेष समारोह कार्यक्रम जिसका नाम क्या है, हर कंठ में भारत, का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम को विशेष रूप से भारतीय शास्त्रीय संगीत के विविध रंगों को दिखाने के लिए तैयार किया गया। किसके लिए तैयार किया गया हर कंठ में भारत?
तो जो भारतीय शास्त्रीय संगीत होते हैं ना, उनके विविध रंगों को दर्शाने के लिए इसका आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया संस्कृति मंत्रालय और लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी के संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। यानी कि संस्कृति मंत्रालय और आकाशवाणी के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जा रहा है। जो हर कंठ में भारत है कार्यक्रम, इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, परीक्षा में आपसे पूछ ले तो संस्कृति मंत्रालय और आकाशवाणी के द्वारा संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन आयोजन किया जा रहा है। एक पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए कि संस्कृति मंत्रालय के सचिव अरुणीश चावला और प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। किसके द्वारा, अरुणीश चावला जो है, और प्रसार भारती के सीईओ कौन है, गौरव द्विवेदी। ठीक है, तो यहाँ पर गौरव द्विवेदी का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रसार भारती के जो सीईओ है वो कौन है, गौरव द्विवेदी सीईओ है प्रसार भारती के। और ये आयोजन किसके द्वारा, हर कंठ में भारत आयोजन किसके सहयोग से किया जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय आकाशवाणी के। चलो अब यहाँ पर हमने आज के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो न्यूज़पेपर में खबरों में रहे, उन सब पे चर्चा कर ली। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसी स्लाइड पर आधारित है और बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, आज बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ऑपरेशन 11 किससे संबंधित है। अब ऑपरेशन 11 के बारे में मैंने भी आपको बता दिया किससे संबंधित है, इसको आपको कमेंट में बताना है, प्रैक्टिस की तरह हो जाएगा। और क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट किया करिए, क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं ना तो मुझे पता चलता है कि आप वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं, तो इस वजह से क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट किया करिए। ऑपरेशन 11 किससे संबंधित है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से, कानून व्यवस्था बनाए रखने से, क्राउड मैनेजमेंट यानी कि भीड़ प्रबंधन से, आपदा राहत कार्य के लिए, किससे संबंधित है आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वाधिक नामांकन प्राप्त हुए, भूल भुलैया 3, स्त्री 2, सरकटे का आतंक, लापता लेडीज या जवान। क्वेश्चन नंबर 3 है, आईफा अवार्ड 2024 का आयोजन कहां होने जा रहा है। ठीक है, कहां पर इसका आयोजन होगा, मुंबई, जयपुर, दिल्ली या हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, नवीन चावला भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। ठीक है, नवीन चावला जो थे वो भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। दूसरा कथन कह रहा है, उन्होंने 2014 के आम चुनावों का सफल संचालन किया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया नवीन चावला जी का। इनके बारे में 2 कथन यहाँ पर लिखे हैं, कौन सा कथन सही है, केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है या दोनों कथन गलत है। अंतिम क्वेश्चन है, बीसीसीआई पाली उमरीगर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर 2023-24 किसे दिया गया है, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, स्मृति मंधाना या जेमिमा रोड्रिग्स। किसको दिया गया है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। आज अपने इस वीडियो थोड़ा लंबा इसलिए है क्योंकि इसमें जो 2 तारीख की महत्वपूर्ण खबरें थी और 3 तारीख की इंपॉर्टेंट खबरों को एक साथ समाहित कर दिया गया है। और बजट का, आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो जल्द ही बहुत विस्तार से लेकर आया जाएगा। वो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन वो पूरे साल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो वीडियो, उसको आप सेव करके रखिएगा। और एग्जाम के पहले जब आप देख कर जाएंगे तो उससे इकोनॉमी वाला जो पेपर है, इकोनॉमी वाला पेपर जो हो जाता है और इकोनॉमिक्स से संबंधित जो इंपॉर्टेंट डाटा फैक्ट होते हैं वो सारे वहां से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।